Hello everyone, this is Akhil and you are watching CBSE Maths with Akhil YouTube channel। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे और बताएंगे चैप्टर नंबर 10 NCERT क्लास 12th का, जो कि है वेक्टर अलजेब्रा। और ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस लिए है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फ्री में आपको 5 से 6 नंबर देगा। बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर मेरे वीडियोस आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, तो बने रहिए। अगर आप आज मुझसे पहली बार मिल रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पहले भी मिल चुके हैं तो चाहे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहले अगर वेक्टर की बात करेंगे तो उससे पहले हमें बात करनी होगी स्केलर की। स्केलर क्या होते हैं? स्केलर स्केलर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी। ये डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन जो बेसिक डेफिनेशन आप क्लास 9 से सुनते चले आ रहे हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। वेक्टर क्या होंगे? वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। ओके, सो this is the basic difference between scalar and vector. Scalar have only magnitude, not direction, and vector have magnitude as well as direction। ठीक है, यहीं से हम स्केलर की बात करना बंद कर देंगे। यहीं से स्केलर का काम खत्म। अब बात होगी टोटली वेक्टर की। वैसे जहां भी वेक्टर आ जाता है दिमाग घूम जाता है, समझ कम आने लगता है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। अभी वेक्टर का डेफिनेशन ये बोलता है कि उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, आइए जरा एक वेक्टर लेते हैं। एक हमने पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी। फ्रॉम ए टू बी मैंने एक लाइन ड्रा की और ये डायरेक्टेड सेगमेंट है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, और इसका जो डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी है। मैंने अभी जैसे बोला कि ए से बी तक मैंने एक लाइन ड्रा की, यानी कि एक डायरेक्शन है और ये एरो उस डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर ये डायरेक्शन है और ए से बी पे कोई ना कोई लेंथ होगी, मान लेते हैं वो लेंथ ए है, तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। और मैंने बोला कि ए से बी तक की बात हम कर रहे हैं तो इसके पास डायरेक्शन भी है। इसके मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है, दैट मींस दिस लाइन इज अ वेक्टर। इसका मतलब ये जो ए बी लाइन है ये एक वेक्टर लाइन है ना? है ना? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, अगर ये वेक्टर है तो क्या डिफरेंस होगा? क्या इनके रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस होगा? जी हाँ, बिल्कुल इनके रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस होगा। तो वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको पता हो इसका मैग्नीट्यूड क्या है तो उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर एक एरो लगाएंगे और ये एरो वेक्टर को डिनोट करता है। ठीक है भाई साहब, अगर आपको एरो नहीं पता है तो इसका इनिशियल पॉइंट, ए पॉइंट को जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है उसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, कौन सा पॉइंट? इनिशियल पॉइंट। एंड जहां पे वेक्टर खत्म होता है उसको टर्मिनल पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, ये टर्मिनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट, यानी कि ए को लेंगे और बी को लेंगे और इसके ऊपर एक एरो लगाएंगे। ये भी इस लाइन वेक्टर को शो करने का एक तरीका हो सकता है। ठीक है, या तो आप ऐसे करें या फिर आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वेक्टर की डेफिनेशन हमने जाना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट जाना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्लास 12 की मैथमेटिक्स इतनी सिंपल तो नहीं हो सकती है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर की बात। ओके, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए हमें एक स्पेस में एक पॉइंट लेना होगा। मैंने एक पॉइंट लिया है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। ये x एक्सिस है, ये y है एंड दिस इज z एक्सिस। ठीक है, मैंने एक पॉइंट लिया है स्पेस में x, y, एंड z। इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं और ऑरिजिन हम सभी को पता है 0,0,0 होते हैं। अब देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अगर आप स्पेस में कोई पॉइंट लें
और उसको ओरिजिन से कनेक्ट कर दें, मतलब एक लाइन के थ्रू उसको ज्वाइंट कर दें, तो ये जो लाइन होगी ना, यही पोजीशन वेक्टर वाली लाइन होगी, ठीक है। और इस लाइन को हम वेक्टर आर से भी डिनोट करते हैं, या फिर यहाँ पे इनका जो नेम है उसके थ्रू भी हम बता सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर कौन से हुए, ओपी वेक्टर और वेक्टर आर। नॉर्मली आपको ये देखने को हर जगह मिलेगा, ठीक है। क्या समझ आया, हर पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर होता है। कैसे होता है, अगर उसको ओरिजिन से उसकी पोजीशन को हम बताएं तो वो पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड। इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, इसको रीड किया जाता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। वैसे ये एक कॉमन फॉर्मूला है, किसी भी वेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पता हो तो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ठीक। डायरेक्शन कोसाइन ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, वरना बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन को देखते हैं। इसको एल, एम एंड एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और एल की वैल्यू होती है कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, सॉरी कॉस गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं इन सारी बातों को समझने के लिए स्पेस में एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। मैंने एक पॉइंट लिया है, पी पॉइंट है, मैंने एक पॉइंट लिया है पी, और ये 3D स्पेस में मैंने लिया है, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है x, y, z। इसका मतलब ये जो पॉइंट है x एक्सिस से ऑरिजिन से x एक्सिस पे x डिस्टेंस पे है, ऑरिजिन से y एक्सिस में y डिस्टेंस पे है, एंड सेम z एक्सिस से z डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, जैसे 2D में होता था, एक पॉइंट लीजिए और इस पे ऑरिजिन से लाइन आप ड्रा करिए, तो इसका स्लोप हम लोग फाइंड करते थे, है ना। इस पे स्लोप फाइंड करते थे, और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा था वही स्लोप होता था, यही बात होती थी ना। ठीक उसी तरीके यहाँ पे हम लोग 3D में इस लाइन का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल चेक करेंगे। तो जो ये लाइन है, ओपी लाइन है, ये एक्स एक्सिस से लेट कर ये अल्फा एंगल बना रही है, सेम एज वाई से बीटा बना रही है, एंड जेड से गामा बना रही है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ओपी लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे है, वाई से बीटा पे है, एंड जेड से गामा पे है, और ओपी के कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स, वाई, जेड है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, अब आप इमेजिन करेंगे तो ये जो क्यूब है, क्यूब के आउटर सरफेस पे ये पॉइंट है ना। तो इसकी डिस्टेंस यहां से और यहां तक, ये जो सरफेस है ये आउटर है, और ये एक्स एक्सिस पे, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, तो आउटर सरफेस इस तरीके का रखा है, और जो ये पॉइंट पी है, मान लीजिए ये यहाँ पे मेरे थंब पे ये पॉइंट पी है, और ये जो पॉइंट पी है इसका मतलब सेम डिस्टेंस पे है ये वाली, है ना, ठीक है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ओपी डिस्टेंस, ये एक्स है, सेम एज ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली ये वाई है, और ठीक उसी तरीके ये ऊपर वाला जो सरफेस बन रहा है वो जेड, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, है ना। अब देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है, हमें एक ट्राइंगल फॉर्म करना है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम एपी को हम मिला दें, एपी को हम मिला दें, तो ये जो एपी लाइन होगी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो क्यूब का आउटर सरफेस है ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इस पे हर एक लाइन इस पे ड्रा की गई, हर एक लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगी, है ना। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। वो राइट एंगल ट्राइंगल के
पॉइंट्स में लिख दे रहा हूं। जो राइट एंगल फॉर्म होगा वो ए पॉइंट पे होगा, और ये वाला एंगल ओ है, और ये अल्फा एंगल है, और ये पी पॉइंट है। ठीक है, अब जरा से कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कॉस अल्फा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू ए, ओ की वैल्यू हमें पता है क्या है, एक्स है, और हाइपोटेनस की वैल्यू ओपी। ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है, और ओपी वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर आर से। और इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं मॉडुलस वेक्टर आर। ठीक है, तो मॉड वेक्टर आर इसको लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके कॉस बीटा के लिए हम देखेंगे। फिर एक ट्रायंगल फॉर्म होगा जब हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और ये 90 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और ये जो 90 बनेगा इसमें एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये और ये। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है वो ये कुछ इस तरीके है, पी और ये बी पॉइंट है, और ये पॉइंट हमारा जो है ये ओ पॉइंट है, और ये वाला एंगल बीटा है इस बार, और जो ये बी है इस पे परपेंडिकुलर है। सो कॉस बीटा की वैल्यू अगेन होगी y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। सेम एज हम कॉस गामा की वैल्यू निकालेंगे जब इस पे परपेंडिकुलर पड़ेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी z अपॉन मॉडुलस वेक्टर r। ठीक है, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन। सिंपल है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला हमने, सबसे पहले एक स्पेस में मैंने पॉइंट लिया और ओपी वेक्टर बनाया, और उसके बाद ये क्यू बनाया जिसके थ्रू हम इमेजिन कर सकते हैं, इजिली इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये जो ओ ए पी है एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर क्यूब नहीं बनाते तो हम इमेजिन करने में हमें बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, और ट्रायंगल फॉर्म किए, फिर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब इससे एक और रिजल्ट निकालते हैं। क्या, x इज इक्वल्स टू, हमें क्या पता चला, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इनटू l। सेम एज y इज इक्वल्स टू, हमें क्या पता चला, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इनटू m। सेम एज हमें z इज इक्वल्स टू क्या पता चला, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इनटू m। तो हमें पता चला कि l is equals to cos alpha and this is equals to x by magnitude of vector r। ठीक है, सेम एज m n, ये सारी वैल्यूज हमें पता चली। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो होता है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये कैसे आया, इसको प्रूव कर दें। चलिए देखिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जरा ये बताएं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का मैंने फार्मूला आपको बताया था, वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का स्क्वायर फिर अंडर रूट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर की वैल्यूज इसमें रखनी है। ठीक है, हमें पता है कि L की वैल्यू क्या होती है, x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इन पूरे का स्क्वायर प्लस, ठीक, m की वैल्यू रखते हैं। m की वैल्यू क्या है, y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेम एज हम z की वैल्यू, n की वैल्यू रखेंगे, तो z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और दिस इज इक्वल्स टू 1। दिस शुड बी इक्वल्स टू 1। जरा चेक करिए, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। पहले देखिए इनका स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कैसे, एलसीएम लोगे, ऊपर नीचे सेम हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू
1। ठीक है, बहुत सिंपल था। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये बहुत काम आएगा अभी जब आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। फिलहाल इसका यूज इस चैप्टर में बहुत कम ही देखने को मिलेगा, आपको 3D में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की। डायरेक्शन रेशियो को हम ए, बी और सी से डिनोट करते हैं। एक्स को मैं रिप्लेस कर दूं ए से, और वाई को रिप्लेस कर दूं बी से, और जेड को रिप्लेस कर दूं सी से, तो यही होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। आप बोलोगे तो इसको सिंपल बोलना चाहिए कि जो एक्स वाई जेड है ये एक्स ए बी सी होते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कहीं कहीं पे ही आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो हर जगह इनका वैल्यूज चेंज मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेट करिए, इसको मैं साफ करूं, फिर मिलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के लिए। ओके, आ जाइए देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर का सबसे पहला टाइप होता है नल वेक्टर। नल वेक्टर, अ वेक्टर whose magnitude is 0 and its terminal and initial point are coincide is called null vector। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 0 हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, और उसका जो टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट है वो कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जाए। ठीक है, मान लीजिए ये जो एक पॉइंट है ये 0 वेक्टर है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड 0 है। अब इसके पास डायरेक्शन है क्योंकि ये वेक्टर है। अगर इसके पास डायरेक्शन नहीं होता तो ये सिंपल एक पॉइंट होता, ये वेक्टर नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि इसके पास मैग्नीट्यूड 0 होने की वजह से इसका जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, और नल वेक्टर को हम वेक्टर ओ के ना ओ से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपल है, नल वेक्टर कुछ नहीं होता, वास्तव में ये कोई वेक्टर नहीं है, बट इसके पास एक डायरेक्शन होती है। हाँ, ये बात अलग है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफिक नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ यूनिट हो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। सिंपल है, यूनिट वेक्टर को कैप से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ए कैप। अगर हम वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर देखेंगे तो ए कैप होगा। ठीक है, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए कैप होगा। ठीक है, और इसको हम कैसे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। अच्छा, ये फॉर्मूला कहां से आया, इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है और लेट्स से बी वेक्टर है। ठीक है, इसको थोड़ा साइड रखते हैं, बी वेक्टर, और बी वेक्टर की वैल्यू है मान लीजिए 72 सेंटीमीटर नॉर्थ। ठीक है, 72 सेंटीमीटर नॉर्थ इसकी वैल्यू है ना। अब 72 क्या है इसका, 72 इसका मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड है, और जो नॉर्थ है इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन। हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यानी कि बी कैप फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड है अगर हम इसके मैग्नीट्यूड को 1 कर ले जाए तो जो वेक्टर की वैल्यू मिलेगी वही तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा 72 को हम किस तरीके से 1 कर सकते हैं, हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो 72 अपॉन 72 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 72 अपॉन 72 कैंसिल होकर 1 होगा, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन बची रह जाएगी। अब एक हमें एक ऐसा वेक्टर मिला जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और इसका जो डायरेक्शन है वो सेम एज इस बी वेक्टर का डायरेक्शन है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिए हमारी बात को, आप इसको फील करने की कोशिश करिए, बहुत अच्छा समझ आएगा। यूनिट वेक्टर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं। हमने क्या किया, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। देखिए, एक वेक्टर था, इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, सेम एज जैसे ये है। इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। हम इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, तो जैसे ही हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखिए, इसके मैग्नीट्यूड से जैसे ही मैंने डिवाइड किया सिंपली इसकी वैल्यू 1 हो जाती है।
और हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, मॉड ले लें तो उसका मैग्नीट्यूड हमें मिल जाता है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया है और इसकी डायरेक्शन सेम है। अभी डायरेक्शन तो कैंसिल नहीं हुई है ना, डायरेक्शन तो वही है। डायरेक्शन वही होने की वजह से एक वेक्टर हमें मिला जो बी कैप बोला जाता है और यही इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। तो सिंपल, अगर आपके पास कोई एक वेक्टर दिया हो और बोला जाए कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें तो आप सिंपली उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे और हमें पता है मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिंपल है ना। तो वेक्टर ए में अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो हमें ए कैप मिलेगा और ये ए कैप इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बोला जाता है। सिंपल ही यूनिट वेक्टर, समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके थर्ड टॉपिक पे। देखिए थर्ड टाइप है को इनिशियल वेक्टर, टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए एक पॉइंट P है, मान लीजिए एक पॉइंट A है और यहां से एक वेक्टर निकला, ये वेक्टर B है और यहां से एक और इधर की ओर एक वेक्टर निकला और ये वेक्टर A है, ठीक है। और इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट वो सेम है, तो इन दोनों वेक्टर को वेक्टर A एंड वेक्टर B को हम को इनिशियल वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। फोर्थ नंबर और इंपॉर्टेंट है ये भी, इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर आर इक्वल वेक्टर इफ बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो उनको इक्वल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक वेक्टर आपके पास यहाँ है और इसको वेक्टर ए बोल रहे हैं, इसकी जो लेंथ है और जो इसका डायरेक्शन है सेम एज अगर हम एक वेक्टर यहाँ पे लें और मान लेते हैं ये वेक्टर बी है, भले ये दोनों एक जगह पे ना हो, इनके इनिशियल पॉइंट सेम ना हो, फिर भी हम इनको इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं अगर इनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो और इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। ये देखिए ये जितना एक्स एक्सिस से टिल्ट है सेम ये भी उतना ही टिल्ट है, तो हम इन दोनों को इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। सिंपल है ना। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड बी के इक्वल होना चाहिए और इसका डायरेक्शन इसके इक्वल होना चाहिए। यहां से एक रिजल्ट मिलता है कि इफ अ वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर है और ये वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है, इंप्लाइज दैट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी कन्वर्स की बात की जाए तो ये बात गलत हो जाए। मतलब ये कि अगर कोई ऐसे दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि उनका डायरेक्शन भी सेम होगा, या फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि वो दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला फिर से सुनिए, अगर कोई वेक्टर है A और कोई वेक्टर है B और ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी इक्वल होगा। लेकिन अगर आपको कहीं ये दिखे कि दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं तो आप उनको इक्वल वेक्टर बोल दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मे भी उनके डायरेक्शन चेंज हो, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर की तो कंडीशन होती है कि उसका जो मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वो दोनों के सेम होने चाहिए, ठीक है। ये रिजल्ट इक्वल वेक्टर से हमें मिलता है। नेक्स्ट वेक्टर का टाइप है, अब उसको देखेंगे निगेटिव वेक्टर। फिफ्थ टाइप है वेक्टर का, वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। एक ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन उनका डायरेक्शन अलग हो तो उनको निगेटिव वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, ए बी वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है, और हमने एक वेक्टर और ड्रा किया बी ए वेक्टर और जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए है, ठीक है। अभी तक डायरेक्शन ए टू बी थी, अब यहाँ पे बी टू ए हो गई, यानी कि अपोजिट हो गई, डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना। अगर अपोजिट डायरेक्शन हो यानी कि ये जो वेक्टर है इसके डायरेक्शन के अपोजिट हो तब हम इसको निगेटिव वेक्टर बोलेंगे इसका, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी ए वेक्टर, ठीक है। ये जो बी ए वेक्टर है ये निगेटिव है ए बी वेक्टर का, ठीक है। सिंपल था, निगेटिव वेक्टर कुछ नहीं होता है, लेकिन इसके जो पॉइंट है वो ये कहते हैं कि आपका जो मैग्नीट्यूड हो
वो सेम होना चाहिए, ठीक है। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो वो सेम होना चाहिए, बस डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर का 6th टाइप है कोलिनियर वेक्टर, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर, दो या दो से अधिक वेक्टर हम कोलिनियर उनको बोल सकते हैं इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर वो दोनों वेक्टर या दो से अधिक जो वेक्टर हैं वो किसी लाइन के पैरेलल हो, हमें ये बात से कोई मतलब नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन सेम है या नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल से। ये बोल रहा है कि दो या दो से अधिक जो वेक्टर हैं वो कोलिनियर वेक्टर हो सकते हैं अगर वो किसी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी और ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं सी वेक्टर है, और ये एक डी वेक्टर है। तो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन कौन से वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से वेक्टर इसमें से कोलिनियर वेक्टर है। तो आप देख सकते हैं ए वेक्टर और सी वेक्टर पैरेलल है। कैसे पैरेलल है? इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बी वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। अगर हम इन सब के लिए एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दें और मान लेते हैं ये वेक्टर m है, तो इसमें से कौन कौन से वेक्टर आपको इस लाइन के पैरेलल दिखेंगे? पहला c मिलेगा, दूसरा d मिलेगा और तीसरा a मिलेगा। यानी कि वेक्टर a, वेक्टर c एंड वेक्टर d आर कोलिनियर, ओके। वेक्टर ए, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोलिनियर वेक्टर्स। कैसे? क्योंकि वेक्टर ए भी वेक्टर एम के पैरेलल है, सी भी पैरेलल है एंड डी भी पैरेलल है, इसलिए जो ये वेक्टर्स हैं ये कोलिनियर वेक्टर है। क्योंकि कोलिनियर की डिफिनेशन यही बोलती है कि अगर ऐसे दो या दो से अधिक वेक्टर हो जो किसी लाइन के पैरेलल हो तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म, मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें बेसिक जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिले हैं। यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, हम बेसिक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सब 10 ईयर्स के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर।